हाँ तो दोस्तों सभी को राधे राधे नमस्कार। कैसे दोस्तों आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई सुपर डुपर ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सभी लोग इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर दोस्तों बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी टॉपिक को पढ़ने में ना एकदम मज़ा आ जाता है। और न्यूमेरिकल तो पूछो मत, न्यूमेरिकल कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल है दोस्तों। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाएंगे, मज़ा लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार क्लास को। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए ज़बरदस्त तरीके से तैयार गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को समझने के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, ग्रेविटेशन है क्या। दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर गुरुत्वाकर्षण में देखोगे ना, गुरुत्वाकर्षण 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक मिलके बना हुआ है गुरुत्व, एक है वर्ड गुरुत्व, दूसरा वर्ड है आकर्षण, गुरुत्व आकर्षण। ठीक है, इससे मिलकर के बना है आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण से मिलके बना हुआ है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो अगर हम लोग यहाँ से डिफिनीशन देखें तो मतलब गुरुत्व बोले तो पृथ्वी, गुरुत्व बोले तो पृथ्वी, ये पृथ्वी यानी धरती माता, अपनी धरती माता पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशन जो मैंने बोला, ये गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हो, इसी को हम लोग गुरुत्व भी कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की एक और डिफिनीशन जो आपको अच्छे समझ में आने वाली है। देखो, प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। जिस बल से आकर्षित करती है उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। बस गुरुत्वाकर्षण बल अपनी प्रकृति में ना सबसे छोटा बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है प्रकृति में सबसे छोटा बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रकृति में सबसे छोटा बल कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना छोटा बल होता है कि जो छोटे छोटे द्रव्यमान होते हैं उनके बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल पता ही नहीं चल पाता कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जैसे अगर हम लोग खड़े होते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि धरती माता अपने को अपनी तरफ इतनी तेजी से पकड़ ली है कि छोड़ ही नहीं रही है, चिपक ली है, मतलब हमारा पैर पृथ्वी पे चिपक गया है और वो हम लोग छुड़ा रहे हैं, छूट ही नहीं रहा है। किसी को बुला रहे, भैया आओ देखो धरती माता ने हमको पकड़ लिया है, छोड़ ही नहीं रही है। 2-4 लोग आए उसको खींचे, ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आप दीवार से सट के खड़े हो, क्या ऐसा हुआ दीवार पे आप चपक गए हो, कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है। तो कहने का मतलब एक वस्तु हम हो गए, एक वस्तु हमारा बोर्ड हो गया, क्या हम बोर्ड पे सट गए, देखो सट गए, क्या हमें बोर्ड चपक लिया, नहीं चपक पाया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल छोटे छोटे द्रव्यमानों के बीच में, अब बड़े बड़े द्रव्यमान के आगे हम लोग का जो द्रव्यमान है ना बहुत ही छोटा है, तो हम लोगों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर लगता है लेकिन ना के बराबर लगता है। इसीलिए अपने को ये चीज़ नहीं फील हो पाता कि हाँ हम चिपक लिए, हम वहाँ पे सटे थे चपक गए, ऐसा फील नहीं हो पाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब गुरुत्वाकर्षण बल मैं हेडिंग डालता हूँ, उसकी परिभाषा को मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, परिभाषा बोल दूंगा और लिखोगे आप लोग परिभाषा। ठीक है, आप देखो गुरुत्वाकर्षण बल, आप चैप्टर जो है वही चैप्टर की पहली हेडिंग हो जा रही है। हेडिंग क्या हो जा रही है, गुरुत्वाकर्षण। हेडिंग क्या हो जा रही है, गुरुत्वाकर्षण। अब दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि ब्रह्मांड में आप जान रहे हो, नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिस बल से आकर्षित करता है वही बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो प्रकृति में, अब ये परिभाषा आपको लिखना है, प्रकृति में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है
उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रकृति में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी एकदम। अब आते हैं, अच्छा अभी देखो मैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर हमने एक फार्मूला पढ़ा है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है। अभी उस पर आ रहा हूँ, पहले अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण सीखे। अब दूसरी परिभाषा देखो, मैं गुरुत्व, यहाँ पे गुरुत्व वर्ड छिपा हुआ है ना, तो पहले गुरुत्वाकर्षण में एक हमने गुरुत्वाकर्षण सीखा। अब इसमें गुरुत्व जो वर्ड है उसको हम लोग बता देते गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी या फिर ये वस्तु इसको अपनी ओर खींचेगी। जिस बल से अपनी ओर खींचते हैं उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, ये वस्तु इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये कहेगी अच्छा तुम को खींच रही हो, हम तुमको खींचेंगे, तो ये इसको अपनी ओर खींच रही है। जिस बल से खींच रही है वही बल गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन दोस्तों गुरुत्व में क्या होता है? गुरुत्व में एक वस्तु तो रहेगी और दूसरी वस्तु पृथ्वी माता हो जाती है। ये देखो ये हो गई अपनी पृथ्वी माता। मैं पूरा पृथ्वी को एकदम सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे पृथ्वी को गोला मानेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी धरती माता एक गोले के रूप में है। किसके रूप में है? एक गोले के रूप में है। देखो ये मैंने एक स्फीयर के रूप में पृथ्वी को मान लिया, अर्थ को मैंने क्या मान लिया? एक स्फीयर है, गोला है। यहाँ पे स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल है, इस स्मॉल m मास के पार्टिकल को ये अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं। ठीक है, तो हमने परिभाषा क्या बता दिया कि जो अर्थ है ये अर्थ इस स्मॉल m पार्टिकल के मास को, इस स्मॉल m पार्टिकल के मास को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वही फोर्स क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। बात समझ आ गई ना? पहले समझ में आया गुरुत्वाकर्षण कि एक ब्रह्मांड में स्थित हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एकदम टनाटन मजा आया। इसमें पृथ्वी किसी वस्तु को मैं यहाँ पे अर्थ लिख दूँ EARTH, पृथ्वी यानी अर्थ किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्व बोलते हैं। ये दो परिभाषा आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, चलो भाई यही डालते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब दोस्तों ये नियम आपको हर हाल में समझना है। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो है इसको आपको हर हाल में समझना है। बहुत ही आसान नियम है, बहुत ही प्यारा नियम है, और इस नियम को अगर हम समझेंगे हमारे आज जितने आगे आने वाले टॉपिक है हर एक टॉपिक अपने को बहुत इजी होने वाली है। समझते भाई? तो अभी तो मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण में बताया कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ये मैंने गुरुत्वाकर्षण में बताया कि हर एक ब्रह्मांड की हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन न्यूटन ने ये हमको बताया कि कितने बल से आकर्षित करती, कितना बल लगेगा। अगर ये वस्तु यहाँ पे है तब कितना बल लगेगा, यहाँ हो गए तब कितना बल लगेगा, इतने हो गए तब कितना बल लगेगा, उतने हो गए तब कितना बल लगेगा। ये कौन बताया? न्यूटन ने बताया। हमको सिर्फ ये पहले यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण में ये सीखने को मिला कि हाँ, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है ये भैया अपने को नहीं पता चल पाया। अपने को ये कौन बताया? न्यूटन ने बताया कि हाँ, एक वस्तु, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। तो उस जो न्यूटन ने बताया उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना एक फार्मूला दे के बताया, और उस फार्मूले पे हम लोग न्यूटन के स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं, न्यूटन के स्टेटमेंट को याद करने वाले हैं। देखो वो फार्मूला क्या है भाई, पहले मैं प्यारा सा फार्मूला लिखता हूँ। देखो फार्मूला क्या है? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये तो पढ़ लोगे ना, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर।
ये इन्होंने न्यूटन ने इसको डिफाइन करने के लिए अपना ये स्टेटमेंट दिया। इस फार्मूले से मैं इनके स्टेटमेंट को बताने वाला हूँ। अभी देखो आपको एकदम मजा आ जाएगा। न्यूटन का जो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, इसको देखोगे, इसको मैं वर्ड में बोलूंगा, वही वर्ड आपको याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे यफ मतलब फोर्स, और कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के। गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के। तथा, एंड मतलब तथा या और बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। तथा दूरी, आर मतलब होता है दूरी, और दूरी किसके? दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों के बीच की दूरी। इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ये देखो सेंटर है ना, इस सेंटर से दूरी हो गया। इस दूरी के वर्ग के नीचे है, जो दोस्तों नीचे होता है उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने कहाँ से बोला? यहाँ से बोला, यहाँ से, यहीं से आप बोल के दिखाओ। देखो कैसे बोलोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और, सिर्फ एक बार, गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैंने व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला? क्योंकि आर नीचे है। अनुक्रमानुपाती कब बोला? क्योंकि m1 m2 ऊपर है। अगर यही m1 m2 नीचे होता, ऐसे रहा होता F प्रोपोर्शनल टू 1/m1 m2, तो मैं बोलता गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, ऐसे बोलता। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊपर है तो अनुक्रमानुपाती, नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती। इतनी बात आपको समझ आ गई कि अनुक्रमानुपाती कब बोलना है और व्युत्क्रमानुपाती कब बोलना है। चलो भाई दोस्तों, यहाँ से अब आप शब्द लिखोगे, आप शब्द लिखोगे। क्या लिखोगे तुम? बाकायदा बढ़िया से। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये अब लिखो, अब देखो मैं बोल दे रहा हूँ, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो हो गया बल कि ये हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अभी एक लाइन इसमें और लिखना है। क्या? जो दोस्तों इसमें बल की दिशा होती है, बल भाई सदिश राशि है, उसमें दिशा होगी। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, उसकी दिशा होगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों दिशा होती है ना, यहाँ पे देखो तीर देख रहे हो ना, ये तीर दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा, देखो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, ये दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, जो बल की दिशा होती है दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। और ये प्यारा सा आप फिगर बना लोगे बगल में। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आपने ये फिगर बनाया, स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब नीचे आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। पहले जो मैंने बोला, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। ये आपका रहा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये प्यारा सा फिगर के सामने ये दो लाइन। अब तीसरी लाइन आपको क्या करना है? अब तीसरी लाइन क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो कैसे क्या करना है भाई। दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे है एफ प्रोपोर्शनल टू, आप देखो यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भी एफ प्रोपोर्शनल टू, दोनों साइड एफ है, तो मैं देखो एफ प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिख दे रहा हूँ, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन जब भी हम लोग रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन जब भी हम लोग रिमूव करते हैं उसके प्लेस पर कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं। क्या करते हैं? कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा कैपिटल जी।
कांस्टेंट हमने क्या लेकर आया, कैपिटल जी। F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जहाँ पे कैपिटल जी क्या है भाई, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले तो जहाँ कैपिटल जी जो है, जहाँ कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कौन, कैपिटल जी। यहाँ पे कैपिटल जी एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने जी देख लिया है, ठीक है, तो जी हो गया। अब यहाँ से हम लोग जी की परिभाषा, इस जी की परिभाषा को निकालने वाले हैं। इस जी की परिभाषा को निकालेंगे, ठीक है। इस जी की क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन को निकालेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे, इसके मान को निकालेंगे, इसके मात्रक को निकालेंगे, और ठीक है, और मान को हम लोग CGS और MKS दोनों में निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही सब कुछ हम लोग पूरा सीखने वाले हैं कि हम लोग कैपिटल जी की परिभाषा हो जाएगा, अभी मान हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, सब कुछ। और साथ ही साथ हम लोग इस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का हम लोग सदिश रूप देखने वाले हैं, जो कि आपको सदिश रूप क्लास 11th में मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी बताता होगा। आज वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा लंबी क्लास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मज़ा आए, समझ में आए, फिर मज़ा ही मज़ा आए। चलो भाई, तो दोस्तों मैं साइड होता हूँ। आपको इतने में जो चीज़ें आपको नोट करने लायक है, सब कुछ चीज़ें आप मेरे साथ साथ जो मैं बोलता चलता ना वहाँ से नोट करिए। ऐसा नहीं कि मैं साइड हो जाऊँ अब यहाँ से नोट करो, तब नहीं नोट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं अब लिख कम रहा हूँ ना, मैं चीज़ें ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप मेरे वर्ड को लिखिए। ठीक है, मैं खुद बोल दे रहा हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। इसकी आप लोग अगर स्पीड आपको तेज लगती है ना, तो आप 0.75 पे कर लिया करो, तब आपको और धीरे धीरे मेरी आवाज़ निकलेगी। ठीक है, जो थोड़ा अगर हल्का फुल्का अगर स्पीड है तो आपको और धीरे धीरे निकलेगी। तो आप वहाँ से पूरा वर्ड्स बढ़िया देखो, जब बढ़िया से नोट्स बनाओगे तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो भाई, इसको इरेज करें, एकदम भाई इरेज करता हूँ। अब दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस कैपिटल जी की परिभाषा। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं छोटी सी प्यारी सी अपनी डिफिनीशन की, कैपिटल जी की डिफिनीशन। ठीक है, तो कैपिटल जी की परिभाषा देखते भाई, कैपिटल जी की परिभाषा क्या होने वाली है। ठीक है, अभी देखो आपको ना कोई भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे रटाने वाला नहीं हूँ, कोई भी चीज़ आपको मैं रटने के लिए नहीं कहूँगा कि हाँ ये चीज़ रटूँ, बस एक टू जेड जोड़ते हुए आगे बढ़ते गए, एक को जोड़ते हुए जोड़ते आगे बढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। कैपिटल जी की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ कैपिटल जी। अब दोस्तों कैपिटल जी की परिभाषा देखने के लिए देखो मैंने क्या बता रहा हूँ, कैपिटल जी की परिभाषा को देखने के लिए अभी मैंने आपको ताज़ा एकदम बताया, एकदम ताज़ा बताया। क्या मैंने एकदम ताज़ा आपको बताया कि कैपिटल F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यही मैंने बताया ना कि F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करें कि कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2, हो जाएगा कि नहीं भाई। कैपिटल जी को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, आर स्क्वायर m1 m2 को मैंने उधर सेंड कर दिया, उधर मैंने सेंड कर दिया तो आर स्क्वायर ऊपर चला गया, m1 m2 किधर आ गया, नीचे आ गया। तो एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान ले इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, मतलब जो अपने दो मास थे, फर्स्ट मास सेकेंड मास, ये फर्स्ट मास जो m1 था, सेकेंड मास जो m2 था, हमने मान लिया ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, और जो इनके बीच की डिस्टेंस थी, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया r इक्वल टू 1 मीटर। अगर दोस्तों ये 1 मीटर हो, ये 1 किलोग्राम हो, तो अपने को क्या मिलेगा, g इक्वल टू कैपिटल F, क्या मिलेगा, g इक्वल टू कैपिटल F मिलेगा। भाई यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अपने को क्या मिला, g इक्वल टू F ही मिला ना। अब देखो यहाँ से परिभाषा क्या निकल जाएगा, यहाँ से परिभाषा क्या निकल जाएगा, ये परिभाषा में ही, अब देखो मैं परिभाषा जो डायरेक्टली लिखा जाता है वो मैं अब जाकर आपको लिखने जा रहा हूँ, वो भी आप खुद लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ। कैसे लिखोगे पहले सुनो। एकांक दूरी पर स्थित, देखो एकांक मतलब एक, या यूनिट डिस्टेंस, यूनिट UNIT यूनिट मतलब होता है एकांक। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के जहाँ पे एक रहता है उसको हम लोग एकांक बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं।
UNIT, यूनिट बोलते हैं। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। देखो कितनी प्यारी परिभाषा बनी, उसको रट्टा मारते भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ से आप कभी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से समझ के याद किया हुआ है। आप समझ के याद कर रहे हो तो आप भूल ही नहीं सकते। मैंने क्या बता दिया? एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया, फटाफट मजा आ गया परिभाषा सीखने में। चलो भाई परिभाषा हो गया। अब दोस्तों जब परिभाषा हो गया तो हम लोग इसका क्या देख लें? अब इसका मान देख लें। इसका मान देखें, कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान। तो दोस्तों कैपिटल जी का जो मान है ना वह प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकल करके देखा गया है। यहाँ पे आपको इसका नियतांक है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसकी जो वैल्यू फिक्स होती है कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये दोस्तों जो वैल्यू आया है, आप न्यूटन को देख करके, मीटर को देख करके, किलोग्राम को देख करके आप समझ गए हो कि जो वैल्यू है ये क्या है? MKS या SI वैल्यू है। ये क्या है? MKS या SI वैल्यू है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसकी वैल्यू CGS में क्या हो जाएगा? CGS में, ठीक है, कैपिटल जी का मान CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो CGS सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। आओ जरा देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा डाइन में, न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा डाइन में, मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, किलोग्राम को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में। और अपने को पता है दोस्तों 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है ना। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो किलोग्राम हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो ये kg स्क्वायर है, तो 1 kg स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर 10 टू द पावर 6 ग्राम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ग्राम स्क्वायर। अब अपने को न्यूटन के प्लेस पर 10 टू द पावर 5 डाइन, मीटर के प्लेस पर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम के प्लेस पर 10 टू द पावर 6 ग्राम स्क्वायर। जब हम लोग लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे तो अपनी जो वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये मैंने आपको चेंज करके सिखाया, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप नहीं किया कि हाँ देखो ये डायरेक्टली वैल्यू इतना पुटअप कर देता हूँ, ऐसा नहीं किया। मैंने चेंज करके सिखाया और ये आपको पता था, इतना मुझे उम्मीद है कि 1 न्यूटन में इतना डाइन होता है, 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मजा आया? अगर ये कि दोस्तों आपको नोट करने लायक है, इसको भी बगल में जरूर नोट कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता जरूर नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि जितना चीज़ आपको ये सब कन्वर्ट करने आता रहेगा, चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हो गया कैपिटल जी की वैल्यू इन MKS एंड इन CGS। अब आते हैं हम लोग कैपिटल जी का मात्रक। मात्रक कहाँ छुपा है यार? देखो यही तो मात्रक है। ठीक है, तभी मात्रक लिख देता हूँ अलग से मात्रक, ताकि आप लोग ये लगे हाँ ये मात्रक है ना, क्या लगे? ये मात्रक है। चलो भाई, तो यहाँ पे मैं मात्रक लिखता हूँ। अब मैं मात्रक लिखूँगा तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल जी का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक। अब देखो मात्रक यहीं से चुरा लो, और ये चुराना नहीं, आपको याद भी करना है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दूसरा मैंने क्या लिखा? न्यूटन के प्लेस पर डाइन, मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर
केजी की जगह पे ग्राम स्क्वायर। ये दोस्तों है आपका MKS सिस्टम में और ये है आपका CGS सिस्टम में। ठीक है, तो कैपिटल जी की डिफिनीशन हो गई, कैपिटल जी की वैल्यू हो गई, कैपिटल जी का यूनिट हो गया और कैपिटल जी का डायमेंशन देख लेते हैं। कैपिटल जी का डायमेंशन देख लेते हैं। कैपिटल जी का डायमेंशन जो हम लोग देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? कैपिटल जी का डायमेंशन हमेशा दोस्तों हम लोग उसके यूनिट से डायमेंशन निकालते हैं। यूनिट से डायमेंशन निकाला ही जाता है, ना कि डायमेंशन को रटा जाता है। डायमेंशन को रट्टा नहीं मारा जाता है, डायमेंशन को निकाला जाता है। कहाँ से? उसके यूनिट से। यूनिट अपना ये है, देखो न्यूटन का सबको पता है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर का L2 अपॉन केजी स्क्वायर का M2 हो गया ना। MLT-2 L2 अपॉन M2, M2 ऊपर जाएगा, पहले से एक पहले से है, 2 और पहुंच गया, -2 1 -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा? M-1 L1 यहाँ पे 2 2 1 3 T-2 M-1 L3 T-2, ये क्या हो गया? कैपिटल जी का डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दोस्तों हमने कैपिटल जी के बारे में सब कुछ चीज़ें बढ़िया तरीके से समझा, सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतना बढ़िया इतनी चीज़ों को समझने में मज़ा आ गया। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको आप लोग नोट करो। यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेना भाई। G = कैपिटल है, जब मैंने बताया था कि एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। चलो भाई, मज़ा आ गया ना एकदम? अगर मज़ा आ गया भाई तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, यस सर मज़ा आया। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलें, मिटा दें, एकदम इरेज करता हूँ भाई। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे अपना क्या है। ये जो हमने अभी आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया ना, उस गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग वेक्टर रूप देखने वाले हैं। अब मैं चाहता ना यहाँ वेक्टर रूप आपको नहीं बताता, लेकिन पता आपको वेक्टर रूप क्यों बता रहा हूँ? जैसे ही आप लोग, अब देखो आप लोग क्लास 12th में आने वाले हो, अब आप धीरे धीरे क्लास 12th में आने वाले हो, ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रह गए हो क्लास 11th के। अब आप क्लास 12th में आने वाले हो, और जैसे क्लास 12th में आओगे ना, जैसे क्लास 12th में आपका एंट्री होगा, पहला ही चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सीखे रहोगे, यहाँ पे पक्का बता रहा हूँ, वहाँ पे जब आओगे ना आपका दिल गदगद हो जाएगा, कहोगे वाह सर मैंने क्लास 11th लास्ट में एकदम सीखा था कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और वही चीज़ यहाँ पे मिला। जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म सीखा हुआ है, एकदम वही का 2 कॉपी है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्लास 12th का। ठीक है, चलो भाई, तो उसको जरूरी है नहीं? एकदम जरूरी है। सीखते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, ना समझ में आएगा कोई बात नहीं, लेकिन देखो केवल देखो, देखने में कुछ तो समझ में आएगा। कुछ मान चलो कि 20%, 25%, 30% समझ में आया, वहाँ पहुँचोगे यही 30% आपको वहाँ पे फुल समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं आ गया? इधर देखो, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया, ये सेकंड पार्टिकल हो गया, या मास हो गया। तो मास है, चलो भाई ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ क्या? पूरा ऐसे कर दूँ मैं, ये देखो ऐसे कर देता हूँ यार, अच्छा लगेगा। यस, ये सेकंड, ठीक है, M1 और यहाँ पे M2। पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप। चलो भाई, सदिश रूप देखो जरा ध्यान से तो समझते हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है कि ये वाली वस्तु इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो ये कम नहीं होने वाली है। ये कहे कि तुम हमको खींच रही हो तो हम तुमको खींचेंगे। ठीक है, तो ये अगर इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये वस्तु इसको अपनी तरफ खींचेगी। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, देखो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ये देखो, पहले ये तो होगा, फोर्स ऐसे रहेगा। तो अगर ये वस्तु, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो तीर बताओ ऐसे लगेगा कि नहीं? ये ऐसे लगेगा। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचा, तो इसका मतलब ये क्या? इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब दोस्तों यही समझो, इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाया। जिस पर फोर्स लगता है उसका नाम पहले देखो, ऐसे मैं लिखूंगा F12, आगे लिखूंगा मैं F21। इसका मतलब क्या? 1 पर फोर्स लगा ड्यू टू 2, मतलब 1 पर फोर्स लगा 2 के कारण, 2 पर फोर्स लगा 1 के कारण। जिस पर फोर्स लगता है उसका नाम पहले,
तो वह इस पर किस पे फोर्स लगा है, 2 पर फोर्स लगा है, तो 2 पर फोर्स लगा है किसके कारण, 1 के कारण। अच्छा, अब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगी, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इधर गया, बात समझ रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर गया, इधर अगर गया तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, देखो एफ किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर फोर्स लग रहा है। अब देखो आपको थोड़ा दिक्कत ये हो सकता है, हो गया सर 2 पर तीर जा रही है, अरे भैया 2 पर तीर कब जा रही है, जब ये वाला ऑब्जेक्ट धीरे 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 इधर जा रहा है ना, जा रहा है। अच्छा, तो एफ किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के कारण। देखो ये देखो, जहाँ पे सदिश की बात हो, जहाँ पे वेक्टर की बात हो, ये तीर अपने को हर हाल में लगाना है, जहाँ पे वेक्टर की बात हो ये तीर अपने को लगाना है। अब आते हैं डिस्टेंस पे, अगर दोस्तों हम लोग 1 से 2 पर जा रहे हैं, 1 से 2 पर जाएंगे तो अपना जो डिस्टेंस है ना, अगर हम लोग 1 से 2 पर जा रहे हैं, एक होता है मैंने आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाया है, वेक्टर चैप्टर मैंने आपको बताया है, क्या मैंने बताया आपको, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, मैंने आपको क्या बताया है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में दोस्तों आपको सिखाया गया है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, बस ये केवल वर्ड याद रखो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ, अगर ये 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, तो अंतिम कौन हुआ 2, प्रारंभिक कौन हुआ 1, तो ये हो जाएगा R21। ठीक है, 1 से 2 पे जा रहा है। अगर दोस्तों यही 2 से 1 पे जाता, अगर यही 2 से 1 पे जाता, अगर यही 2 से 1 पे जाता, तो ये क्या हो जाता, 1 पे जाता, 1 2, यस। अब आप देखो जरा, अब आप तीर देखो जरा, फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हो, F21 के डायरेक्शन में कौन है, R12 है, देख रहे हो ना, F21 यहाँ पे R12, F12 के डायरेक्शन में R21। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस को लेना होता है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस को लेना होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई, शायद ये चीज़ आपको फिगर समझ आ गया। अब इसी फिगर को एक और फिगर में ढाला जाता है, यही फिगर, चाहे ये फिगर बनाओ, चाहे मैं एक और फिगर बना रहा हूँ उसको बनाओ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोनों फिगर बनाओ। कुछ टीचर ये वाला फिगर बना देते हैं, कुछ टीचर जो मैं अभी बनाऊंगा वो वाला फिगर बना देते हैं, मैं दोनों बना देता हूँ ताकि आपको कोई कैसे भी पढ़ाए ये जरूर बताएगा, है ना। चलो तो फिगर देखते हैं, क्योंकि जब कुलाम से हम लोग पढ़ेंगे ये भी फिगर मिल सकता है आपको, वो वाला भी फिगर मिल सकता है, दोनों फिगर मिल सकता है, तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ फिगर। ठीक है, देखो दूसरा फिगर आपको इसी बगल में बना लेना है। दूसरा फिगर देखो ये ऐसे, अरे यार देखो कुछ नहीं है फिगर में, ये देखो ऐसा फिगर नहीं, देखो क्या ऐसा फिगर नहीं देखे हो, एक्स वाई, अरे पता नहीं कितनी बार देखे हो, पता नहीं कितनी बार देखे हो, चलो भाई गजब, पता नहीं कितनी बार देखे हो। ये देखो पहला पार्टिकल M1, दूसरा पार्टिकल M2, ठीक है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, देखो एक ये जाएगा, ये वाला इधर जा रहा है, या तो फिर ये वाला इधर आएगा। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, और एक चीज़ देखो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से देखो ये पोजीशन वेक्टर, ये क्या कहलाएगा कि जो यहाँ पे ओरिजिन होता है, मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस पार्टिकल M1 का स्थिति सदिश, इस पार्टिकल M1 का स्थिति सदिश, इसका मैं नाम लेता हूँ M2, उसको मैं लिखता हूँ R1 वेक्टर। अच्छा, इस मूल बिंदु O के सापेक्ष M2 का स्थिति सदिश, उसको मैं नाम देता हूँ R2 वेक्टर। ठीक है, तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये क्या हो गए, मूल बिंदु O के सापेक्ष M1 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। मूल बिंदु यानी ओरिजिन के रिलेटिव में M2 का क्या, पोजीशन वेक्टर। अब देखो जरा इस फोर्स को, अब यहाँ पे आप देखो ना, आप समझ जाओगे कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 वाला 1 को खींच रहा है, तो 2 वाला 1 पे फोर्स लगाया, तो 1 पे फोर्स लगाया 2 वाला, ठीक, ये हो गया। अच्छा, उसको देखो ये वाला गया, इसका मतलब है 2 वाला इधर पे जा रहा है, यानी 1 वाला 2 वाले को खींच रहा है, तो 2 वाला गया 1 वाले के पास। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब डिस्टेंस देखो, अगर हम लोग इधर से जा रहे हैं, एक मैं इधर डिस्टेंस दिखा दूँ, एक इधर दिखा दूँ, एक देखो ये वाला डिस्टेंस में दिखा, ये देखो यहाँ पे ये वाला, ये पार्टिकल 1 से 2 पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, तो R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। अगर ये वाला पार्टिकल M2 1 पे जा रहा है, M2 1 पे जाएगा, तो M2 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो R12 वेक्टर। ठीक है, तो ये फिगर दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर क्या है, सेम है। चलो भाई, अब आते हैं सदिश रूप को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, ये देखो।
अब दोस्तों मैंने आपको बताया आपको फार्मूला गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला, स्टेटमेंट वाला फार्मूला। ये देखो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही ना, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही है। अब दोस्तों जब यही है तो अभी ये इसके ऊपर एरो लगा हुआ है नहीं, तो ये अभी स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, अभी वनली मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा हुआ है, डायरेक्शन के रूप में। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जब हो जाएगा वही कहलाता है वेक्टर। तो अभी देखो मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ, एरो तो लगा दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा है कि 1 वाला 2 को खींच रहा है कि 2 वाला 1 को खींच रहा है। बस ये लग रहा है कि हाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन 2 वाला 1 को अट्रैक्ट कर रहा है कि 1 वाला 2 को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है। क्लियर हुई है? नहीं। कब क्लियर होगी? जब तक आप F12 या F21 नहीं लिखोगे। तो मैं F12 लिख दे रहा हूँ। F12 लिखने का मतलब ये हुआ कि 1 वाला 2 पर फोर्स लगा रहा है, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2, 1 पर फोर्स लगा, जो नाम पहले 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के कारण, 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के कारण। तो अब देखो F12 के डायरेक्शन में कौन सा डिस्टेंस लेंगे? F12 किधर है? ये F12 के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस मुझे क्या लेना पड़ेगा? R21 स्क्वायर। यहाँ पे तो एरो लग गया, लेकिन यहाँ पे कहीं एरो नहीं लगा, यहाँ पे कहीं एरो लगा नहीं, तब भाई की बात गड़बड़ हो रही है। एरो नहीं लगा तो बात गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों आप ना वेक्टर वाले चैप्टर में मैं इसीलिए जब वेक्टर पढ़ा रहा था बता रहा था आपको, ये वेक्टर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। कब तक? जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक। सोच लो, जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ये वेक्टर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, 7 जन्मों को निभाने वाला है। ठीक है, साथ चलने वाला है। जो साथ चलने वाला हो उसको हम लोग छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते साथ। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर को, भाई अगर आप वेक्टर कम पढ़े हो तो एक बार वेक्टर को और रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलो नहीं रिवीजन कर पा रहे हो तो मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो रही है ना, कोई बात नहीं, होने दो लॉन्ग। ठीक है, चलेगा, सब कुछ दौड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया क्या? यूनिट वेक्टर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 होता है, और यह वेक्टर केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये डिस्टेंस है ना, इसका यूनिट वेक्टर, अच्छा यहाँ पे यूनिट वेक्टर का सिंबल n कैप होता है, a कैप होता है। तो यहाँ पे n कैप a कैप लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R21 है, तो R21 कैप हो जाएगा। ठीक है, कैप के रूप में लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, तो यहाँ पे R21 कैप हो गया। अब ये कहलाएगा आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। आप केवल यही लाइन लिख दोगे तब भी आपको, अगर 1 नंबर का 1 नंबर मिलने वाला है, 3 नंबर का है, पूरा बाकायदे फिगर उगर बना करके आपको लिखना है। ये दो, चाहे ये फिगर बनाओ चाहे ये फिगर बना दो, ये चीज स्टेटमेंट लिख दो, आपको 3 नंबर मिल गया। और अभी हम क्या चाहते हैं कि आपको 2-4 लाइन इसको और मैं बढ़ाऊँ, 2-4 लाइन और बढ़ाऊँ, उस लाइन से अपने को कुछ और सीखने को मिलेगा। वो चीज़ को मैं सिखाता हूँ आपको। देखो क्या सिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये जो यूनिट वेक्टर है ना R, आप देखो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, n कैप इक्वल टू होता है, या a कैप लेता हूँ, n कैप भी ले सकता हूँ, a कैप भी ले सकता हूँ। a कैप इक्वल टू होता है वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। इसी लाइन को वेक्टर a अपॉन a लिखा जाता है। मॉड ऑफ वेक्टर a के बराबर होता है। तो अगर दोस्तों मैं a कैप को वेक्टर a अपॉन a अगर लिख सकता हूँ, अगर मैं वेक्टर a कैप को वेक्टर a अपॉन a लिख सकता हूँ, तो क्या मैं R21 कैप को R21 वेक्टर अपॉन R21 नहीं लिख सकता क्या? नहीं लिख सकता क्या? एकदम लिख सकता हूँ। तो देर किस बात की? देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे F12 वेक्टर इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R21 स्क्वायर। यहाँ पे लिखता हूँ R21 वेक्टर अपॉन R21। तो F12 वेक्टर इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर। दिस इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिश रूप का फार्मूला निकल के आ गया। ये फार्मूला निकल के आ गया, मजा आ गया ना, मजा आ गया। अच्छा, अब ये क्या दिखा रहा है कि 2 के कारण 1 पर फोर्स लगा है। अगर मैं सिमिलरली, अगर दोस्तों मैं सिमिलरली की बात करूं, SIMILARLY, सिमिलरली हम लोग F यहाँ पे 1 2 है, F21 वेक्टर की बात करें, F21 वेक्टर कैसे हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, कैपिटल G M1 M2 अपान R12 क्यूब R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। जैसे मैं इसको दोस्तों बताया हूँ, ऐसे ही आप जब क्लास 12th में आओगे, पहला ही चैप्टर आपको मिलेगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जब हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ही एकदम देखने वाले हैं। तो ये चीज़ अगर आप काफ़ी ना विश्वास हो ना, काफ़ी मेरा वीडियो देख लो क्लास 12th का, कूलाम के नियम का सदिश रूप बना होगा थंबनेल, उस थंबनेल पे जाकर देखोगे, आपको ये ऐसे ही पूरा एकदम पढ़ाया हूँ मैं, ऐसे ही पूरा मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आपको सोचो मिलने वाला है, उसको आप जब सीखोगे उससे पहले आप खुद इसको पहले सीख लिए हो, तो वो चीज़ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखें, यहीं पे थोड़ा सा कुछ और बता दूं तब जाके, ठीक है, थोड़ा सा कुछ और बता के तब जाके मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। देखो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो चीज़ आप नोट पॉइंट में लिखोगे भाई। देखो पहला नोट पॉइंट आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या लिखोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह केंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। ये पॉइंट में आप लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होता है। देखो ये 1 नंबर के लिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साथ ही साथ आपका ऑप्शनल वाले में 1 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। अब आप सोचोगे क्यों गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट को, पहला ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के केंद्र को मिलाने वाली रेखा लाइन के डायरेक्शन में होती है। दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के डायरेक्शन में होती है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जो बल की दिशा होती है दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली केंद्र की दिशा में होती है। ठीक है, चलो दूसरा बल, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है यानी संरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स आप खुद पढ़े हो, आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े हो, अब आप जानो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताना कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल किसे कहते हैं। एक लाइन की डिफिनीशन है, उस लाइन की डिफिनीशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। और देखो एक और देखो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे मान चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे पूरा शब्द में लिखना, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के या दोनों पिंडों के लिख देना। ठीक है, दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और एक बात और बता दें भाई आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। अरे कौन? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब कैसे पता चला भाई? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाती है दूसरी ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट को भी उतना फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये इसको इधर खींचा तो इसको अपनी ओर खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट से एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाए तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाए, तो यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी क्या करता है? पालन करता है। कौन?
ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें सीख करके एकदम मजा आ गया होगा। ये चारों पॉइंट देखो कितनी गजब पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अब दोस्तों आपको ऐसी लॉन्ग वीडियो मिलने वाली है जिसमें हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर मुश्किल से 7, 8, 10 वीडियो के अंदर आपका गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर जो 2 चैप्टर में है उसको मैं एक ही चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी बेस पर। तो आपको कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और आपको पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई सबको बाय बाय, लव यू, टाटा।